कहीं ना कहीं आज यही भाषा, हिंदी को अगर हम लें, कहीं ना कहीं आज यही भाषा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक सीमित होकर के रह गई है। मेरी पहले ही संग्रह में है जिसमें भाषा कहती कि मैं अशुद्ध ही हूँ। बाकी जो दुनिया की चीज़ें हैं, हम घी खरीदने जाते तो कहते हैं कि हमको शुद्ध घी चाहिए, लेकिन भाषा जितनी अशुद्ध होती है उतनी वो अच्छी होती है। श्रीमद् भागवत में जो स्तुति की है याज्ञवल्क्य ने सूर्य की, वो है, बहुत से लोग उसका रोज पाठ भी करते। बोले यही गुरु है। उसके बाद में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का जो है उनको उनके ऊपर प्रकट। तो ये जो विद्रोह की जो है चीज़, ये हमारे यहाँ पे विद्रोह, इसकी परंपरा तो है, लेकिन वो आप देखिए कि वो ज्ञान से आती है। याज्ञवल्क्य बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने जब वमन किया तो पीतर बन के दूसरों ने खा के 73 शाखा जो यजुर्वेद की है वो चालू है। और उनके आंदोलन में भी उन्होंने संस्कृत में लिखा, नमामि शमीशन संस्कृत में तुलसीदास ने रचना की। वो उन्होंने भी परंपरा को कहीं ना कहीं जकड़ा, परंपरा विरोध करते हुए परंपरा को जकड़ रहे थे। मैं कुछ भी नहीं लिख पाती अगर मेरे पास फोन नहीं होता, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हो, कुछ विचार आता है तो आप टाइप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको वो टेबल और वो सब कुछ लेकर के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपने जो मोबाइल की बात की बहुत अच्छी की है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो उपन्यास है वो मोबाइल और आईपैड पे ही लिखा है। कि हम अब सब मोबाइल में मसी कागज भी नहीं ले रहे, ना कलम ले रहे, तो हम कबीर बन चुके हैं। तो ये तो होता है। सबकी सुनना चाहिए, हमें सुनना ही सबसे बड़ा संदेश है कि आप सुने, स्वीकार ना करें या करें, पर सुनना है। अगर वो सुन रहे हो तो और इसमें एक और बात है कि आपने देखा होगा, श्रावक को हम संत मानते हैं ना, श्राविका, श्रावक जो सुनने का काम करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु को भी श्रावक कहा गया, जो सुने। और अभी मैं दुर्गा सप्तशती, मुझे ध्यान आ रही है इसी बात से, दो मूल अगर मैं देखूं दुर्गा सप्तशती का, के पहले आदि में आता है सप्तश्लोकी और अंत में आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उन दोनों में शिव ने पार्वती को और पार्वती ने शिव को कहा है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, शृणु देव प्रवक्ष्यामि। हमेशा सुनने से सुनो, ध्यान से सुनो, और तब उसके बाद व्याख्या हुई है। नमस्कार, शब्द विश्व की इस संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अंबर पांडेय जी हैं। अंबर जी ने पहले सोशल मीडिया पे धूम मचाई। इनकी जो कविताएं थी, उनके छोटे छोटे जो वर्सेस थे वो लोगों ने वायरल की, क्योंकि उसमें एक तरह की भावनात्मक गहराई थी और एक तरह का सत्य था जो कई बार लोग पहचानने से या उसका सामना करने से भावनात्मक रूप से कतराते थे। तो यहाँ से इनकी ख्याति मेरे हिसाब से बढ़नी शुरू हुई। और अभी मैं अंबर पांडे जी से टकराई जब मैंने मतलब हिंदू पढ़ा, और उसके बाद मैंने उनकी बाकी की जो भी कविताएं थी वो पढ़ना मैंने शुरू किया। अंबर जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सही मायने में ये जो नया लेखन जिसको आजकल कह दिया जाता है, सही मायने में उसके प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके भाषा में जो प्रयोग है, इनका जो एक वृत्त चित्र खींचते हैं ये अपने आसपास संदर्भों को लेकर के, और वहाँ से जो साहित्य उपजता है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही मार्मिक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अंबर जी से बातचीत करके हमारे आज के समय की का जो स्पंदन है और आज के समय की जो मांग है, उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करें। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत शुक्रिया इतना अच्छा परिचय देने के लिए, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद अंबर जी। मुझे लगता है कि आपकी जो पुस्तक आई मतलब हिंदू, वो एक तरह से मैं जैसा मेरा हो सकता है पठन बहुत सीमित रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मील का पत्थर है भाषा की प्रयोग धर्मिता को लेकर के। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पे बात करें, क्योंकि हम जैसा मैं समझ पा रही हूँ, आपका जो आप जिस परिवेश से आए, जिसने आपको गढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं
माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना, वो ज़रूरी नहीं है कि जोग्राफिकल हो सकता है मानसिक विस्थापन भी हो, आध्यात्मिक विस्थापन भी हो। पढ़ाई के लिए आप ब्राउन यूनिवर्सिटी तक गए, इंदौर में रह रहे हैं, और तो इस पूरे आपका जो पूरा जीवन रहा है अभी तक, उसको लेकर के आप बताइए कि भाषा ने कैसे गढ़ा आपको, या आप भाषा को कैसे गढ़ रहे हैं? देखिए, दो तरह के लेखक होते हैं। एक तो होता है जिसकी एक भाषा होती है और वो हर जगह उस भाषा के साथ में जाते हैं, और एक वो लेखक होता है जो विषयों के अनुसार अपनी भाषा की जो शैली है, जो उसका लटका है, वो बदल लेता है। तो जो दूसरा लेखक होता है, असल में वह एक फिक्शन राइटर या कथा लेखक होता है, और जो पहला लेखक होता है वो कवि होता है। भले वो कविता लिखे या उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, लेकिन ये जो फ़र्क है, ये जो अंतर है, ये जो बहुरूपियापन है फिक्शन राइटर का, वो वहाँ पे रहता है। और कवि, आपने देखा भी होगा, आप सुना होगा कि निराला ने कहीं कहा था कि मेरी कविता का विषय मैं खुद हूँ। तो जब आप खुद अपनी कविता के, अपने लिखे हुए के विषय होते हैं, तो आपकी भाषा वही होगी जो आपकी भाषा है। लेकिन कथाकार की भाषाएं बदलती रहती हैं, और बचपन से ही मुझे बहुत भाषाओं से मेरा पाला पड़ा, क्योंकि जहाँ मैं रहा बचपन से, तो मालवा में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी क्योंकि सरकारी सेवा में थे, तो उनका तबादला होता जाता था, तो हम कुछ समय के लिए भोपाल रहे। तो भोपाल की भाषा जो है वो इंदौर से थोड़ी सी उसमें फ़र्क है। फिर वो बैतूल हम आ गए, वहाँ पे भाषा बिल्कुल अलग है। तो एक तो ये हो गया बोली का फ़र्क। उसके अलावा जो भाषाओं का फ़र्क है, जैसे बाइलिंगुअल तो भारत में आप जानती हैं सभी होते हैं। उसके अलावा तो अंग्रेज़ी मुझे आने लगी, क्योंकि मेरा घर का वातावरण धार्मिक था, और जो भी धार्मिक साहित्य वो संस्कृत में है, तो संस्कृत से भी मुझे थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ। और उसमें एक विशेषता है संस्कृत में, आप स्वयं जानती होंगी कि जब आप उसको पढ़ते हैं संस्कृत को, भले आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप रोज़ रोज़ पढ़ते हैं तो वो भाषा अपने आप खुलने लगती है, अपने आप आपको वो समझ में आने लगता है। तो वहाँ से मेरा एक दूसरी क्लासिकल भाषा में मेरी थोड़ी पैठ हुई। उसके अलावा फिर फ्रांसीसी और जर्मन भाषा तो मैंने सीखी। तो इस तरह से जब बहुत सारी भाषाएं हो जाती हैं, तो एक तरह की बहुधनात्मकता, पॉलीफोनी पैदा होती, जो मुझे लगता है कि साहित्य के लिए, ख़ास तौर पे उपन्यास के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये है एक ओरल ट्रेडिशन, वाचिक परंपरा से भाषा का आना, और एक लिखित परंपरा से आना। ये सौभाग्य से मुझे दोनों प्राप्त हुआ। अंबर जी, आप जिस धरती से आते हैं, मालवा की धरती से आते हैं, और जो आपने अभी बताया, भोपाल, इंदौर, बैतूल, मालवा और बम्बई, मैं बम्बई मतलब हिंदू से पढ़ करके कह रही हूँ, बम्बई और गुजराती, इन सभी जगहों का हिंदी पे जो प्रभाव पड़ा, वो आपके पूरे उपन्यास में वो बहुत मुखरता से आता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना, कि ये जो प्रयोग किया आपने, एक तरह से इर्रेवरेंस है, उस पूरे उपन्यास में इर्रेवरेंस है किसी एक मानक के प्रति। लेकिन इर्रेवरेंस रहते हुए भी ये जो आपने कहा कि मैंने सब सुना, और वो, मैं एक जगह आपने पैठ शब्द का प्रयोग किया कि वो भाषा में मेरी पैठ है। मुझे लगता है कि ये जो पैठना आपने कहा, वो कहीं ना कहीं वो साहित्य की जो पैठ है, मेरा ऐसा मानना है कि वो आज थोड़ी कमज़ोर पड़ी है। क्योंकि जो साहित्य एक ज़माने में, एक समय में पूरे भारत को जोड़ रहा था, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब भारतेंदु लिख रहे थे, और वो पूरा एक मूवमेंट चला राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का, कहीं ना कहीं आज यही भाषा, हिंदी को अगर हम लें, तो कहीं ना कहीं आज यही भाषा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक सीमित होकर के रह गई है। अगर हम लोकप्रिय जो डिस्कोर्स जिसको कहते हैं वो देखें, तो
तो बतौर साहित्यकार और बतौर एक एक ऐसे युवा जिन्होंने वो समय देखा है, जो समय बदलाव आया हमारे समय, और जो पढ़ा है, जो भारतेंदु को पढ़ करके, दिनकर को पढ़ करके, निराला को पढ़ के हम बड़े हुए, कैसे देखते हैं इस पूरी उथल पुथल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें एक और बात है। हालांकि मेरा जन्म मालवा में हुआ, लेकिन जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ग्वालियर से आते हैं। हम लोग वो घर में लगभग ब्रजभाषा बोलते थे। और आप देखिए कि हिंदी का जो मध्यकालीन साहित्य है, जहाँ से हिंदी शुरू होती है, वो पूरा लगभग उसका 80% ब्रजभाषा में है और फिर अवधी में है। वो जो भाषा थी, हमने उसको हटा के खड़ी बोली हम लेके आए, और वो एक तरह की मानक भाषा थी और उसे मेज़ पर लेखक और संपादकों ने उसको लगभग गढ़ा है। वो ऐसी भाषा नहीं थी जिसको लोग बोलते थे। यदि आप भी अपने घर में देखेंगे तो वो हम लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम खड़ी बोली में। तो ये जो है, भारतेंदु का आपने नाम लिया, उनकी कविताएं ब्रजभाषा में हैं, उनका गद्य खड़ी बोली में है। बहुत सा जो उनके नाटक हैं उसमें भी बहुत तरह तरह के प्रयोग हैं। तो मुझे लगता है भाषा हमेशा बदलती जाती है। मेरी एक कविता है जिसमें मेरे पहले ही संग्रह में है, जिसमें भाषा कहती कि मैं अशुद्ध ही हूँ। बाकी जो दुनिया की चीज़ें हैं, हम घी खरीदने जाते तो कहते हैं कि हमको शुद्ध घी चाहिए, लेकिन भाषा जितनी अशुद्ध होती है उतनी वो अच्छी होती है। तो अभी आज के समय में ये हो रहा है कि शब्दकोश हमारा छोटा हो रहा है। उसमें एक तरह का शुद्धतावादी आग्रह भले ना हो, लेकिन दूसरी भाषाओं के से जो आवाजाही होती थी, चाहे मराठी से है, चाहे वो कम हो रही है। एक तरह की अजीब बात है, लेकिन हाँ, लिपियों को लेके भी। और आपने ये भी देखा होगा कि कई भाषाएं हैं जिन्होंने अपनी लिपि अलग कर ली। गुजराती पहले नागरी में लिखी जाती थी, तो उन्होंने दूसरी लिपि बाद में अपनाई। मीराबाई को गुजराती लोग भी अपना पूर्वज कवि मानते हैं, और उनका जो साहित्य वो नागरी में था। या आप देखें विद्यापति जो थे वो मैथिली में लिखते थे, जिसको बंगाली भी कहते हैं कि उनके कवि हैं, और हिंदी में भी उनको कहा। अब मुझे नहीं पता वो किस में लिखते थे, मगर मुझे लगता है कि वो नागरी में शायद लिखते थे। तो लिपियाँ भी दूर होती गईं। लेकिन जो आज का समय है, जो लोग नए लोग, जो मेरे बाद वाली पीढ़ी आई है, उसमें कईयों की भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन कईयों की भाषा बहुत सीमित होती जा रही है। उसका मुझे लगता है इंटरनेट या मोबाइल से कोई संबंध है, क्योंकि अब सुनना लोगों ने कम कर दिया, और पढ़ते तो हैं बहुत, लेकिन व्हाट्सएप पे या जो आता है, लेकिन सुनना लोगों का, हम एक दूसरे की बातें, हम एक दूसरे की बोली, उनके कहने के ढंग को शायद सुन कम रहे हैं। पहले लोग सुनते थे, क्योंकि लोग, आप अगर किसी हवाई जहाज़ में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, अगर आपके पास में मोबाइल नहीं होगा तो आपके कान एकदम खड़े हो जाते हैं, आप सुनने लगते हैं चीज़ें, जो अब कम होता जा रहा है। ये बहुत गहरी बात आपने कही है। मुझे एक चीज़ और लगता है कि जो भाषा खड़ी हो गई, जो भाषा सतर्क हो गई, वो भाषा भी अगर सुनना बंद कर दे हाँ, ये बात तो ये बहुत ये दुर्भाग्य है। नहीं, आपने सही कहा। जो खड़ी है, वो खड़ा आदमी मतलब कम सुनता है। जो बैठा हुआ है इत्मीनान से, मुझे लगता है वो ज़्यादा सुनता है। जी, भले ही उसके बॉडी लैंग्वेज में खड़े को सतर्क कह दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया, लेकिन बिल्कुल सही बात है। जो लेटा रहेगा, जो सोया रहेगा, जो बैठा रहेगा, वही ध्यान कर पाएगा। हाँ, और मुझे कई बार ये भी लगता है कि सुनना और सुनने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को खाली करना पड़ता है, शून्य करना पड़ता है, सूनापन होना चाहिए। जब आप सुनेंगे, जब आप खुद ही इतने भरे हुए हैं, तो आप सामने वाले को शायद नहीं सुन पाते। तो सुनना कम हुआ है। ये भी जो आपने बात की, सूनेपन की बात की, मैं आपकी कविताओं पे लौटती हूँ। आपकी कविताओं में एक अधूरापन है, और उस अंतस के अधूरेपन को आपने शब्दों से व्याख्यायित करने की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि वो इतनी लोकप्रिय भी हैं।
अपूर्ण से पूर्ण होने की जो यात्रा है वो कभी समाप्त होती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है? देखिए, भारतीय दर्शन में तो कहा गया है कि सभी पूर्ण हैं, लेकिन कोई ये जानता नहीं है कि हम पूर्ण हैं। तो कविता से आपको सबसे पहले ये पता लगता है कि आप अपूर्ण हैं। और ये बात आपने सही कही कि मेरी कविताएं बहुत अपूर्ण हैं। उसकी वजह है, मेरी अधिकतर कविताएं, ख़ास तौर पे मेरे जो 2 संग्रह हैं, गरुड़ और अन्य शोक गीत और रुक्मणी हरण, वो वैदिक छंदों पे लिखी गई। लोग उसको समझते नहीं हैं क्योंकि वो उसको पूरा छंदों में लिखने के बाद जब मैं उसको प्रकाशित करने भेजता हूँ तो मैं उसको ऐसे बना देता, ऐसे प्रस्तुत करता हूँ कि वो लगे नहीं कि वो छंदों में लिखी गई है, लेकिन वो त्रिष्टूप, अनुष्टूप, जगती, बृहति, इस तरह के छंदों में। तो क्या होता है कि ये बड़ी विचित्र बात है कि जब आप कविता, इसमें एक कहानी सी एक आपको बताता हूँ कि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के सोनेट्स की आलोचना करते हुए एक बार लिखा कि एक राक्षस था जिसके पास एक कालीन थी। उस पर वो एक छोटी सी कालीन थी, वो उस पर किसी भी व्यक्ति को वो सुलाता था और जो भी उसका हिस्सा बाहर निकलता था उसको काट के खा जाता था। तो उन्होंने कहा शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो इसी तरह के हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, तो जो भी हिस्सा बाहर होता है उसको। तो ये बात मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी और ये भोपाल में एक सेंट्रल लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा। तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा इस राक्षस का, कि जो छोटा सा है, इतना बड़ा कालीन होगा, आप उसमें सुला दो जो। तो ये चीज़ मैंने कविता पे लागू करने की कोशिश की कि आप लंबी कविता लिखिए, उसके बाद में आप एक बहुत ही जटिल छंद ले लें और मान लें कि आपने अनुष्टुप लिया है, तो अनुष्टुप छंद जो होता है वो 8-8 अक्षरों का, 4 उसमें पद हैं जिसमें 8 अक्षर एक पद में होता है। इसके अलावा संस्कृत के लोग जब सिखाते हैं तो उसमें कहा जाता है, उसमें बटाटा बटेर का नियम लगता है। बटाटा मतलब जो उसका चौथा, पांचवा और छठा, नहीं, पांचवा, छठा और सातवां वर्ण होगा वो लघु, गुरु, गुरु और बटेर लघु, गुरु और लघु होगा। किसी एक रचना के माध्यम अब मेरे पास किताब नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको बताता कि वो कैसे उसको समझा जाता है। बटाटा आप कैसे लिखते? जब बटाटा आप लिखेंगे तो ब पे कोई मात्रा नहीं, वो लघु वर्ण है। टा में बड़े ई आ लगा है तो वो गुरु है। तो ये बहुत थोड़ा सा आप इसको आपने जटिल हो गया ये लिखना। अब मैंने निश्चय किया कि ये जो कविता है जिसको मैंने मुक्त छंद में 50 पंक्तियों में लिख लिया है, लेकिन मुझे अब इसको केवल 14 श्लोक अनुष्टुप में लिखना है, तो मैं उसको पूरा काट दूंगा। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है ना, तो वो काट देगा, तो उससे एक प्रिसिशन आता है। और छंदों में एक, पहले कहते थे लोग कि देवताओं ने मृत्यु से बचने के लिए छंदों के वस्त्र ओढ़ लिए, मतलब जो छंद में रहता है वो अमर है, हम ऐसा मानते हैं, वो नष्ट नहीं होता। तो उसमें एक प्रिसिशन आता है, उसमें एक ऐसा तत्व उत्पन्न होता है कि वो आपकी स्मृति में रह जाए, उसमें एक मेडिटेटिव क्वालिटी आ जाती है। तो ये करने की वजह से जो बचा हिस्सा है, जो कतरन है, वो मैं कविता से हटा देता हूँ, जिससे वो अपूर्ण लगती है। उसमें ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है। जैसे इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जो तंत्र का दर्शन है उसमें ऐसी कई देवियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है, जिनको कहते हैं, जैसे एक देवी है जिसको कहा जाता है उच्छिष्ट चांडाली। जो ब्रह्मा ने जब संसार बनाया तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कुछ बच जाता है। जैसे आपने रोटी बनाने के लिए आटा गूंधा तो थोड़ा आटा बच जाता, तो वो जो पावर है, जो शक्ति है, वो उससे उन्होंने उच्छिष्ट जो बचा हुआ है उससे ये बना दी देवी। तो उसी तरह से जो कविताओं में जो चीज़ें बच जाती हैं, जो आपने कविता में नहीं ले, वो पढ़ने वाले को भी हॉन्ट करती हैं बाद में। हालांकि उनको नहीं पता, जो कविता तो है वो तो उतनी ही है जितनी छपी हुई है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो पीछे है, पृष्ठभूमि में है, लेकिन वो
जैसे उच्छिष्ट चांडाली के बारे में कहा कि वो संसार को हॉन्ट करती रहती है और वो बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि वो बची हुई पावर है, उसका तो यूज़ हुआ नहीं है अभी तक। उसी तरह से कविता में आप जो ये हिस्से निकाल लेते हैं, ये पढ़ने वाले को हमेशा हॉन्ट कर। मैं दूसरा प्रश्न यही पूछने वाली थी कि वो जो जब आप काट देते हैं, जो कतरन बच जाती है, उस बचे हुए हिस्से का क्या करते हैं? नहीं, वो तो रह जाती है, वो वही है, वो जो उच्छिष्ट है वो बचा हुआ है, वो शेष रहता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई यज्ञ होता है तो जो शेष बच जाता है वो रुद्र का है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। पहले अभी मैं कोई शायद सायणाचार्य की या किसी की एक टीका पढ़ा था, उसमें लिखा है कि उस पर जो यज्ञ में यदि आप कोई यज्ञ करें और उसमें जो भी सामान बच जाता है उसका जो अधिकार है, जो वो रुद्र का होता है, वो किसी और का नहीं होगा। तो वो बच जाता है, वो किसी का नहीं है, वो अलग हो गया। आपको मोह नहीं लगता क्योंकि वो आपने स्वयं लिखा होता है, गढ़ा होता है? नहीं, क्योंकि वो मेरा नहीं है ना, वो तो बचा हुआ है, वो चला जाता है। क्योंकि जितना छंद में आएगा केवल उतनी कविता है, बाकी जो है वो आपका विचार हो सकता है, आपका पर्सनल। जैसे कविता जो है, यदि आप कविता में, और हम बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, आपने देखा होगा लोग व्हाट्सएप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो भी कई बार बहुत काव्यात्मक होते हैं, लेकिन वो कविता नहीं है, क्योंकि वो किसी परंपरा में लोकेट, आप कविता बनने के लिए आपको किसी परंपरा में उसको लोकेट करना पड़ेगा, जो परंपरा में लोकेट नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत कंट्रोवर्शियल बात कह दी आपने। वो कविता, वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो व्यक्तिगत चीज़ है, वो बुरी नहीं है, वो भी अच्छी है, वो भी साहित्य है, लेकिन उसको मैं कविता आप नहीं कह सकते कविता। और इसीलिए आप देखिए कि कविता तो एक परंपरा से आती, भाषा भी परंपरा से आती। टी.एस. इलियट ने कहा है, बाद में अज्ञे ने भी कहा कि भाषा, आप परंपरा का विरोध कैसे कर सकते हैं जब भाषा ही परंपरा से आपको प्राप्त होती है। अगर धेनु का अर्थ गाय है या गाय का अर्थ गाय है तो ये परंपरा से आपको प्राप्त है, तो कविता को आपको लोकेट करना पड़ेगा। मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबली ये कहने का प्रयास किया अंबर जी कि आप नए लेखन के एक वन ऑफ द प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि परंपरा की बात जिस तरीके से आपने की, मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव बहुत दृढ़ता से आना, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप परंपरा के ही द्वारा जन्य हैं। आप परंपरा में संशोधन कर सकते हैं, परंपरा के भीतर रह करके विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं जो हैं वो अगर क्रॉस न की जाएं तो शायद ठीक रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लेखकों को और कवियों को पढ़ती हूँ जो नवलेखन की परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं, और वो, हालांकि शुद्धता पे हमने बात की, वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते, वर्तनी में बहुत गड़बड़ियाँ रहती हैं। उससे दिक्कत ये नहीं है कि मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब दिक्कत ये है कि एक मानक तय किया गया कि चाकू में दीर्घ की मात्रा लगेगी, ह्रस्व नहीं होगा। अगर आप ह्रस्व यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। उस चीज़ को आप नवलेखन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नवलेखन का मतलब ये नहीं है कि आप सारे जितने भी मानक है सबको ध्वस्त कर दिए जाए। और मैं इसलिए इस पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये डिस्कोर्स जो है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से आज समाज में है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर का डिस्कोर्स है। अब आज जो एक रेंज है जिसके आधे, मैं कन्फेस करना चाहती हूँ, मुझे आधी चीज़ें नहीं पता है। LGBTQ प्लस क्या है मुझे नहीं पता, मैं बहुत डीप जाना भी चाहती हूँ तो आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, मुझे बायोलॉजी समझ में आती है कि एक फेमिनिन प्रिंसिपल है, एक मैस्कुलिन प्रिंसिपल है, और इन दोनों के अलग अलग मायने हैं। उसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया जा सकता है, आप उसको एक माने अलग माने, वो अलग बात है। लेकिन हम इसी पे अगर सवाल उठा दें कि मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम अ न्यूट्रल जोन और एवरीथिंग रिमेन्स न्यूट्रल, तो मुझे लगता है समस्या यहाँ आती है। मैं ज़रूर इस पे चाहूँगी कि आप कुछ प्रकाश डालें। एक तो ये है कि देखिए, जैसे आपने चाकू का एक उदाहरण दिया, ये बिल्कुल सही बात है कि वर्तनी की गलतियाँ परंपरा से विद्रोह नहीं है। विद्रोह तो आप उस चीज़ से करेंगे जो आपको आए। जब आपको चाकू लिखना नहीं आएगा किसी को, तो वो कैसे विद्रोह कर सकता है। लेकिन एक इसमें भी ये भी एक बहुत अच्छी और बड़ी विचित्र चीज़ है। अभी मैं कहीं किसी से बात कर रहा था तो कुछ बात निकली, तो जेम्स जॉयस
जिन्होंने यूलिसिस लिखा, वो उसका डिक्टेशन देते थे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सैमुअल बेकेट वो डिक्टेशन लेते थे या कोई और था। तो अब वो लिखवा रहे हैं उसको, अचानक उनकी पत्नी नॉक करती है, तो वो कहते हैं कि कम। अब जो डिक्टेट करने वाला है, डिक्टेशन लेने वाला, उसने वही, उसको लगा कि इन्होंने यही कहा है। अब जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट बनी तो उसमें उन्होंने देखा कि ये गलत है, कम जो है वो तो मैंने उसे बुलाया था। तो उसने, सैमुअल बेकेट ने कहा कि ठीक है मैं हटा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे रहने दीजिए। कई चीज़ें होती हैं जो जहाँ पे डिविनिटी अपने आप को असर्ट करती है, दिव्यता जो संसार की है वो असर्ट करती है। जैसे कि इसको आप एक और चीज़ ऐसे लीजिए कि आप एक पार्टी कर रही और आपने पार्टी में हर चीज़ बहुत व्यवस्थित ढंग से पहले ही प्लान की हुई है कि ऐसा ऐसा होगा, यह व्यक्ति यहाँ बैठेगा, इन विषयों को हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब पार्टी होती है तो वो कभी भी जो आपने सोचा है उससे थोड़ी सी अलग होती है। जिसे बर्कशा, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, आई थिंक बर्कशा और बर्ट्रैंड रसेल, ये दो ही हैं दार्शनिक जिनको नोबेल साहित्य का मिला। उसमें से बर्कशा एक थे। तो उन्होंने कहा इसको कहते हैं वाइटलिटी, कि ये जीवन या जो भी जीवन तत्व है वो असर्ट करे। तो जहाँ तक ये जीवन तत्व है या जो दिव्यता है अपने आप को असर्ट करती है, वहाँ तक तो ये स्वीकार है। लेकिन जहाँ पर हम खुद अपनी मूर्खता में आके कुछ गलत चीज़ें असर्ट करने, विद्रोह की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जो मनीषा है वो विद्रोहों पे बनी है। आप देखिए, पहले मीमांसक थे, मीमांसक के बाद वेदांती आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, कर्मकांड से भी बढ़ के ब्रह्म है। फिर उसके बाद में बौद्ध और जैन आ गए, उसके बाद में तंत्र आता है, उसके बाद में नाथ आते हैं, भक्ति का मूवमेंट आते हैं। तो हम तो हमेशा स्वयं का विद्रोह करके चलने वाली परंपरा है। लेकिन वो विद्रोह जो है वो जानने से आना चाहिए, अज्ञान से विद्रोह नहीं आ सकता। वो कथा शायद आपने बिल्कुल सुनी होगी कि याज्ञवल्क्य की जो है, ये उनके मामा उनके गुरु थे। और एक बार जो उनका गुरुकुल था उसमें हर व्यक्ति एक दिन व्रत करता था। तो उनके मित्र एक दिन, याज्ञवल्क्य के जो मित्र थे उनकी तबीयत खराब थी, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं इनके बदले का व्रत कर लेता। तो मामा को बुरा लगा। मामा ने बोला तुम कौन होते हो कि उसके बदले का व्रत, तुम हो कौन? तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो याज्ञवल्क्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हैं यजुर्वेद के और भारतीय मनीषा के, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे मतलब दोनों में झगड़ा हो गया, गुरुद्रोही हो गए। और उन्होंने, उनका जो ज्ञान था याज्ञवल्क्य ने, उसने, मामा ने, जो गुरु थे, उन्होंने कहा मेरा ज्ञान मुझे लौटा दे। तो उन्होंने उसका वमन कर दिया ज्ञान का। तो वो याज्ञवल्क्य इतने ज्ञानी थे कि उनका वमन ज्ञान उन्होंने, तो जो उनके दूसरे जो शिष्य थे वो तीतर बन के उन्होंने उसको खा लिया। तैत्तरीय जो शाखा है वो उससे आती है। और याज्ञवल्क्य अकेले हो गए और याज्ञवल्क्य चले गए। उसने बोला मैं, मुझे कोई गुरु बनाना ही नहीं, मैं किसी को नहीं बनाना चाहता अब। और ये सूर्य जो है, जो चमक रहा है, यही मेरा गुरु है। श्रीमद् भागवत में जो स्तुति की है याज्ञवल्क्य ने सूर्य की, वो है, बहुत से लोग उसका रोज पाठ भी करते, बोले यही गुरु है। उसके बाद में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का जो है उनको, उनके ऊपर प्रकट। तो ये जो विद्रोह की जो है चीज़, ये हमारे यहाँ पे विद्रोह, इसकी परंपरा तो है, लेकिन वो आप देखिए कि वो ज्ञान से आती है। याज्ञवल्क्य बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने जब वमन किया तो तीतर बन के दूसरों ने खा के तैत्तरीय शाखा जो यजुर्वेद की है वो चालू हुई। तो ये इस तरह से अगर कोई चीज़ प्रकट होती है, आती है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अज्ञान से आएगी तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। एक हमारी पीढ़ी थी जिसने संक्रमण का दौर देखा, एक ये पीढ़ी है जो संक्रमण से, जो तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है वो वाले दौर में हम, जैसे मेरी बिटिया 3 वर्ष की है,
ये जो जनरेशन होगी उसके साथ क्या होगा आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स, टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे ऐसे समय में एक ऐसा साहित्यकार जो कि अपनी परंपरा को जाने समझे और उसके बाद, जो टी.एस. एलियट जो बात कहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिखे, ऐसी पीढ़ी का निर्माण कैसे हो सकता है? क्या पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना, देखिए अब जैसे अभी हम लोग LGBTQ के बारे में बात कर रहे थे, आप सोचें कि भारत में तो हमारे यहाँ पे राम सखियाँ होती हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे पात्र हैं जिन्हें बिल्कुल हम तो इनमें दिव्यता देखते आए हैं। हमने कभी इन्हें वो समाज से हालांकि बात का दौर है, वहाँ पे हो सकता है कि भेदभाव हुआ हो, लेकिन नहीं, वहाँ भेदभाव हुआ, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। लेकिन जब कोई भी अगर कहे कि मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ हूँ, धर्म की तरफ हूँ, कोई भी अगर ये क्लेम करता है, तो फिर आप ओरिजिनल रूट्स पे जाएंगे ना, फिर आप अर्धनारीश्वर का स्वरूप देखेंगे ना, फिर आप देखेंगे ना कि अर्जुन जब बृहन्नला बने थे, फिर आप ये भी देखेंगे कि वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है वो राजा का, बट वो महाभारत में भी जिक्र आता है, जो 6 महीने स्त्री और 6 महीने पुरुष। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा जी। शंकर भगवान कहीं बगीचे में होते हैं, वो स्त्री बन जाता है। जी। तो ये सारी परंपराएं तो हमारे अपने धर्म, हमारे अपने अध्यात्म से हैं। हाँ, और भी मध्यकाल में भी ऐसे बहुत से, हमें जो भक्तमाल है नाभादास की, उसमें ऐसे बहुत से भक्तों का है जो स्त्री वेश में रहते थे। अब ये सवाल आता है कि जो स्त्री वेश में पुरुष रहना चाहता है, या जो स्त्री है पुरुष वेश में रहे, वो अध्यात्म ही क्यों ओढ़े? वो बिना अध्यात्म के नास्तिक होके ऐसी क्यों ना रहे जैसा कि तो ये हो सकता है। लेकिन हमारे इसके बारे में फूको ने लिखा है कि जो पुराने कल्चर्स थे वहाँ इस तरह का भेदभाव नहीं होता था। आप देखिए, जिसको आज हम सिज़ोफ्रेनिक कहते हैं, हमारे यहाँ पे पहले वो होली फूल्स कहलाते थे, लेकिन बाद में ये सब हुआ है। मुझे लगता है कि जब विक्टोरियन जो माइंडसेट है, नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसा किसी के प्रति भी कोई ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा दूसरे ये कहने के साथ मैं ये नहीं कहता कि हमारी संस्कृति एकदम ही आदर्श संस्कृति थी, क्योंकि कोई भी संस्कृति आदर्श मुझे नहीं लगता कोई इस पर दावा कर, बल्कि जो लोग आज इसको लेके इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं और इस अधिकारों के लिए, वो भी बहुत आदर्श तो हम उनको भी नहीं कह सकते। आदर्श तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी पा नहीं सकते, वो तो आदर्श तो वहीं रहता है, उसके लिए आप निरंतर उसके लिए संघर्ष करना ही मुझे लगता है कि आदर्श है। तो मगर फिर भी अगर हम इसे देखें और साहित्यिक रूप से देखें, तो मुझे लगता है हम वहाँ कोई उस तरह के भेदभाव नहीं थे जो बाद में आते हैं। वैदिक साहित्य को ही अगर हम लें, लिखित तो नहीं था ना, श्रुति परंपरा थी, और ऋचाएं जो लिखी गई उसमें कितने ही स्त्रियों ने, कितने ही पुरुषों ने योगदान दिया, कई लोगों के शायद हम नाम भी ना जाने। तो जड़ता बनाम खुद को संशोधित करने की, खुद में तब्दीलियां लाने की जो एक परंपरा भी कह सकते हैं, इंटेंशन भी कह सकते हैं, इंटेंट। तो मैं वापस उस सवाल पे लौटती हूँ कि आज की जो नई पीढ़ी जो आ रही है, उसको क्या पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी एक अजीब चीज़ चली है, आपने भी इसे देखा होगा कि पुराने जितना भी साहित्य है उसमें कोई दोष निकाल के कि ये किसी वर्ग विशेष, किसी लिंग विशेष के प्रति भेदभावपूर्ण है, हम छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इस पीढ़ी से 2 पीढ़ी पुरानी जो फेमिनिस्ट रही हैं, आज की पीढ़ी उन्हें फेमिनिस्ट मानने के लिए राज़ी नहीं है, वो उन्हें डकियानुसी कहती हैं। तो जो आज ये इतने आंदोलन कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि उनके
बाद 2 पीढ़ी आने वाली जो होंगे, जैसे आपने अपनी बेटी, कि वो इन्हें फेमिनिस्ट मानेगी या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें जिन्होंने हमसे पूर्व में हमारे लिए इतने संघर्ष किए हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और जैन फिलॉसफी में इसका बड़ा अच्छा है कि वो मानते हैं कि सत्य देखने के सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। उसी के साथ में जो उनका सबसे बड़ा एक और विचार है वो है अहिंसा, कि यदि सत्य देखने के बहुत प्रकार हैं तो उसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ आप में होनी चाहिए कि अहिंसा होनी चाहिए। और अहिंसा से अर्थ ये नहीं है कि केवल हाथ पैर से हिंसा होती है, हम बहुत सूक्ष्म हिंसाएं भी करते हैं। पूर्वजों से जो हमारे पहले जिन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो उनके प्रति हम में स्वीकार भाव होना चाहिए। बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि इन्होंने तो ये लिखा है, उन्होंने तो आपने देखा होगा बहुत हैं कई हिंदी में मैंने देखा कि कई जो पुरानी फेमिनिस्ट राइटर्स थी उनको अब लोग अध्यात्मवादी और ये कह के उनसे छूटना चाहते हैं। तो जो नए बच्चे आएंगे उन्हें अपने से जो पूर्व में जो जस्ट पहले हुए हैं, सबसे पहले तो वो उन्हें ही पढ़ें, फिर क्लासिक्स पढ़ें, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी वो पढ़ें वो बिना जजमेंटल हुए पढ़ें। आज का जो दौर है उसमें हर कोई जजमेंटल होके, प्रेमचंद जो थे वो दलित विरोधी हैं, कबीर स्त्री विरोधी हैं, तुलसीदास तो खैर उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें सार गह लेना चाहिए और थोता उड़ा देना चाहिए जो हमारे काम का नहीं है। वो जब आप करेंगे जब आप वहाँ जाएंगे। और संदर्भ की भी बात होती है। तुलसी को आप डिसमिस कर रहे हैं, किस समय में, किस इंटेंट से, किस बड़े उनके मन में भी तो आंदोलन चल रहा होगा। वो किस आंदोलन के प्रणेता थे, वो हम आज 2024, 26, 25 में बैठ करके कैसे उसकी और आप देखिए वो भी विद्रोही हैं। हम तो पढ़ते ही हैं कि पंडित लोग जो हैं उनके घर पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि वो भाषा में, अवधि में रामायण लिख रहे हैं। तो उस समय तो वो भी विद्रोही थे जो आज आप हैं। तो आपको नहीं पता कि आने वाली पीढ़ियां आपके साथ में क्या व्यवहार करेंगी। और उनके आंदोलन में भी उन्होंने संस्कृत में लिखा, नमामि शमीशान संस्कृत में तुलसीदास ने रचना की। वो उन्होंने भी परंपरा को कहीं ना कहीं जकड़ा, परंपरा विरोध करते हुए परंपरा को जकड़ रहे थे। तो ये तो खैर ये भी लिख रहे हैं हिंदी में, तो वो भी लिख रहे हैं, कोई नई भाषा तो कोई बना नहीं रहा। लेकिन वही है कि जो ये परंपरा, जो भारत भूमि है, ये विद्रोहों की भूमि है। मीराबाई को आप देख लीजिए, विद्रोही थी वो उस जमाने में। कबीर, वो उस जमाने में, आज के जमाने में भी वो घोर विरोधी थी। हाँ, आज भी करना जो इस तरीके का विवाह करने के बाद अपना घर बार छोड़कर वो ट्रैवल करने लगी। आज के ज़माने में भी अगर कोई एक लड़की, एक स्त्री अगर सब कुछ छोड़कर ट्रैवल करती है, बहुत मुश्किल बात है। और उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किल रहा हो। और वो ट्रैवल ही नहीं कर रही है, वो सीधा सीधा कह रही है मैं कृष्ण के प्रेम में हूँ। और फिर आप देखिए, जब आप उनको पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि कटुता से कोई कविता उत्पन्न नहीं होती, बहुत महान कविताएं भी कटुता से भी उत्पन्न होती हैं जो हम देख, लेकिन मीरा में वो कटुता आपको नहीं देखने को एक कहीं नहीं है। आप देखिए कि जब उन्होंने लिखा, एक फैक्ट बताना चाह रही हैं वो कि विष का प्याला राणा जी भेजे, अब कोई उनको विष पिलाने, फिर बाद में उन्होंने दूसरी लाइन में लिखा, पी गई मीरा हंसी रे, हंस के वो उन्होंने पी लिया। तो दोनों हैं, विद्रोह की भूमि तो है, लेकिन मीरा फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरी जो पुराने उनके घर की जो स्त्रियां हैं उसके बारे में वो ये नहीं कहती कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये तो एक है परंपरा। अगर आप 252 वैष्णवों की वार्ता पढ़ेंगे जो पुष्टि मार्गियों का ग्रंथ है, तो उसमें मीरा के बारे में कई बातें हैं जिसमें पुष्टि मार्गी एक
व्यक्ति जो है वो उनसे मिलता है मीराबाई से, और वो अपने गुरु की बात करता है। तो मीरा कहती हैं कि आपकी गुरु तो ठीक है, मगर कृष्ण की बात करें, तो वो उन्हें गाली देता है। तो भी मीरा वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद उनका लेकिन तब भी आप देखिए, ये पुष्टि मार्गी ग्रंथ है, 252 वैष्णवों की वार्ता। मीरा वो एक पुष्टि मार्गी इसको लिख रहा है, उसमें वो कह रहा है कि मैं वो जो एक है उसने अपने गुरु की बात की, तो मीरा ने कहा कि आप कृष्ण की बात करिए, अपने गुरु की बात मत करिए। तो वो उसको गाली दे देता, लेकिन वो पुष्टि मार्गी होते हुए भी उसने वो ग्रंथ में ये बात लिखी है। तो ये जो एक तरह का स्वीकार भाव है, ये कम हो गया है। जब आप विद्रोह करने निकलते हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो ये कि आप किसी के प्रति भी जजमेंटल ना हो, सबको स्वीकार करते हुए जो बुरा है उसका विद्रोह करते चलें, जो मुझे लगता है अभी नहीं हो रहा। अभी हिंसा का कुछ माहौल है। अंबर जी, मैंने अमूमन अपने पॉडकास्ट में पर्सनल जीवन को बिल्कुल अलग रहते हुए सिर्फ ऊपर से जो स्थूल मुद्दे हैं उन पे बात करते हुए हम सूक्ष्मता की ओर गए हैं। लेकिन चूंकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपके इस संवाद के बाद ये जो हमारा पहला सीज़न है वो समाप्त होगा। उसके बाद दूसरा सीज़न होगा जिसमें कुछ नए प्रयोगों के साथ हम साहित्य पे ही चर्चा रखेंगे, साहित्य, कला, इसी जगत से चर्चाएं होंगी। लेकिन मैं आपसे कुछ थोड़ा पर्सनल होकर के सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो समय है, जिस दौर में आप और हम समकालीन हैं, तो हमारे समय में रिश्ते, संबंध, इनकी व्याख्या और इनका जो हम जैसे जी रहे हैं वो बहुत अलग हैं। हमारे माता पिता ने जिस तरीके से जिया या उनके पहले, और हमारे ज़माने में वही जो मैं संक्रमण की बात कर रही थी, कई संक्रमण काल से हम गुजरे। कोविड भी आया, व्हाट्सएप भी आया, फेसबुक, उसके पहले ऑर्कुट, ये सब हमारे ज़माने में आए। तो ऐसे समय में एक बतौर घर पर, बतौर पुत्र, बतौर पति, बतौर बाकी जो संबंध है, उन रिश्ते नातों को निभाते हुए साहित्यकार बने रहना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? ये मुझे लगता है ये व्यक्तिगत है कि कई लोग के लिए मुश्किल है ये। मुझे कभी कोई परेशानी साहित्यकार मतलब लिखते हुए अपने घर परिवार में नहीं हुई। इसमें शायद मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। फिर मेरी शादी हुई तो एक लेखक से ही हुई। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति सभी के साथ में नहीं होती। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मुझे एक स्त्री साहित्यकार ने, नई युवा स्त्री साहित्यकार ने बताया कि जब वो बचपन में लिखती थी तो उसकी माँ उससे इसलिए लड़ती थी कि तुम रात में बिजली बहुत खर्च करती। तो ये भी एक मतलब लोग कितने मुश्किलों में लिखते हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि लिखने का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो इंटरनेट आ गया। अब तो लोगों के लिए लिखना इतना मुश्किल है कि थोड़ा लिखते हैं, फिर अचानक सोचते हैं कि थोड़ी सी हम गूगल कर लें कि कहीं गलत तो नहीं लिख रहे, फिर उसमें उनका बहुत समय चला जाता है, फिर वो वापस अपने आप को लाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया या जो इंटरनेट आया, जो ऑनलाइन रहने की प्रवृत्ति आई, इसने लेखकों का सबसे बड़ा नुकसान किया। जेडी स्मिथ जो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, उसने कहा है कि सत्ता से तो साहित्य का हमेशा से बैर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है साहित्य का वो आज के समय में इंटरनेट है, क्योंकि वो आपको लिखने नहीं देते। लेकिन जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है, मैं इस अर्थ में सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग इसमें सौभाग्यशाली नहीं होते। और इसके अलावा एक टेम्परामेंट की भी बात होती है। मुझे लिखने के लिए बहुत अलग से एकांत या लंबे एकांत, मैं कभी भी कहीं पे भी लिख सकता हूँ, जो कि सब लोग नहीं लिख सकते। उन्हें एकांत चाहिए, बहुत लंबे एकांत के हिस्से चाहिए, जो कि कई बार पारिवारिक माहौल में बहुत मिल नहीं पाते। तो लिखना तो मुश्किल हुआ है। और मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ अंबर जी, क्योंकि अगर मैं खुद भी लिखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत गहन काव्यात्मक साहित्य लिखूँ, लेकिन एक नुकसान हुआ है, लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ है इंटरनेट या फ़ोन का। मैं सिर्फ इंटरनेट की भी बात नहीं करूँगी, गैजेट्स का एक फ़ायदा ये हुआ है क्योंकि मुझे ध्यान है अपना
पिछला तीन वर्ष अगर मैं देखती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिख पाती अगर मेरे पास फ़ोन नहीं होता, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हो, कुछ विचार आता है तो आप टाइप कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको वो टेबल और वो सब कुछ लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरी बिटिया रात में सोए ताकि मैं अपने आर्टिकल्स फटाफट लिख सकूँ, और उसमें इंटरनेट की बहुत मदद मिलती है। अगर मुझे लाइब्रेरी जा कर के ढूंढना पड़ता, एक एक डेटा अगर ढूंढ के निकालना पड़ता, तो उसमें सप्ताह खर्च होते और वो अपने टाइम से चल रहे होते, वो मेरे टाइम से नहीं चल रहे होते। पर इन सबके बीच मैं बार बार भावना और परिवार पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इन सबके बीच एक जो रीढ़ होती है परिवार का सुदृढ़ होना, आपको स्पेस मिलना, आपको अपने काम के प्रति आप जो सम्मान बनाते हैं उस सम्मान का सम्मान कर पाना, ये जो मूलभूत चीज़ें उसके पीछे उसके और पार्श्व में अगेन परंपरागत रूप से एक दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान की जो भावना है, जिसको हमने चर्चा की, वो लगातार कम होती गई है। ऐसे परिस्थिति में आज एक साहित्यकार अपने आप को इन सभी पुल्स से कैसे बचाए? ये आपने जो मोबाइल की बात की बहुत अच्छी की है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो उपन्यास है वो मोबाइल और आईपैड पे ही लिखा। और कई बार तो जैसे आपने कहा कि जब आपकी बेटी सो जाती है उसके बाद, कई बार तो मैंने डिक्टेट करके पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता था जो भी बात है, और उसके बाद में उसको ट्रांसक्राइब कर लेता था। इसीलिए कई जगह पे उसमें एक बोली का या ओरैलिटी आती है। देखिए ये पक्ष पता नहीं था बट ये बहुत फर्क पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कुछ संवाद है मतलब हिंदू के, अब आई कैन प्लेस इट कि अच्छा, क्योंकि अब नहीं, और इसमें भी एक बड़ी अजीब चीज़ है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप कल्पना करिए कि आप मोबाइल पे इस तरह से बोल रहे हैं, तो शुरुआत में तो आपको लगता है कि आप क्या पागलपन कर रहे हैं, अपने आप से इस तरह की कहानियाँ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप परसिस्ट करते जाएं इसमें तो एक कोई अलग चीज़ पैदा हो जाती है। तो ये तो खैर अलग बात है, मैं ऐसे बता दिया क्योंकि आपने मोबाइल का जिक्र किया कि उपन्यास भी मतलब जो कबीर का है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो ये है, ये हुआ कि हम अब सब मोबाइल में मसी कागज भी नहीं ले रहे ना कलम ले रहे तो ये तो होता है। लेकिन जहाँ तक सम्मान की बात है, ये तो कम हुआ है जब हम किसी से, ये मुझे लगता है सोशल मीडिया से हुआ। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के ऊपर कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, तो ये कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता, एक दीवार सी है, इसलिए उसको कहते हैं कि वॉल है। तो वॉल पे तो आप कुछ भी करिए, वॉल पे तो हिंदुस्तान में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वहाँ पे हम किसी व्यक्ति को नहीं, और धीरे धीरे ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन में भी फिर हम मनुष्य को भी एक वॉल की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो सम्मान कम हो जाता है। ये हुआ है। आप देखिए कि पहले जो अदब था लोगों में एक दूसरे के लिए, वो बिल्कुल अब नहीं है। पता नहीं वो दुनिया कैसी थी और अब कैसा है। कई जगहों पे जब उस जगहों पे पुराने लोगों में ही अब आपको दिखता है जो कि सोशल मीडिया या उससे दूर हैं। नहीं तो अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। लोगों के जिन ऐसी चीज़ें लोग लोगों को कह देते हैं जिसकी हम जब हम छोटे होते तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम किसी के मुंह पे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब तो ये चीज़ हो रही है और उसको नाम दे दिया जाता है कि मैं ऐसी हूँ, फ्रैंक मैं फ्रैंक हूँ। और या आपने देखा होगा कई लोग अपने टी शर्ट पे आई एम वॉट आई एम, यू कैनॉट बी वॉट यू आर, ऐसा लिख के जाते हैं। अगर हम आई एम वॉट आई एम बन ही जाए तो समस्या ही सॉल्व हो जाए। लेकिन आप देखिए कि वॉट एवर यू आर, जो भी वो लोग कहते हैं उनको एक बात, हाँ, और दूसरी बात है कि आप हमेशा बदलते रहते हैं। जो बौद्धों का जो दर्शन है वो तो यही है ना कि आप तो निरंतर एक कॉन्शियसनेस है, आप एक व्यक्ति नहीं, आप चेतना सतत प्रवाह में। वो तो अहंकार है जो उसको एक व्यक्ति मान के देख लेता है। तो आप भी बदल जाएंगे। फिर आपको शायद हो सकता है इसी पे शर्म आए कि आपका कोई पुराना फोटो है जिसमें आप बड़े बदतमीज हो के किसी के प्रति बात करते होंगे और वो टी शर्ट पहन के घूमते होंगे आई एम वॉट आई एम। तो बदल जाता है आदमी, बहुत निरंतर हम बदल रहे हैं। तो ये, लेकिन ये हो रहा है अभी। तो फिलहाल तो ये बदतमीजी अपने चरम पे है, और मुझे लगता है कि शायद चरम पे है कहना भी सही है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं आगे चल के हम क्या देखेंगे। बट
आगे क्या आपका क्या प्रिडिक्शन है एक साहित्य, बिकॉज जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कैसे देखते हैं आप इसको? आज से 2 पीढ़ियों के बाद का समय आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि आने वाला समय, देखिए, अगर जो अ, जिस तरह से चीज़ों को छिन्न भिन्न किया गया पिछले कुछ वर्षों में, तो उसका एक प्रतिरोध भी हम देखते हैं सामने आया कि, और जो प्रतिरोध सामने आया उसे वो बहुत ही कट्टर था। अब 2 कट्टरताएं हमारे सामने हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाली 2 पीढ़ियां हमसे, या जो अभी है उससे बेहतर होंगी। मैं आशावादी हूँ इसको लेके, क्योंकि मुझे ये भी एक जो है ना, एक श्लोक है, वो श्लोक मुझे याद नहीं आता, लेकिन उसमें है कि जो पहिए की जो ताड़ी है, जो आज ऊपर है वो कल नीचे हो जाती है और दूसरा आ जाता है। शायद ये एक शुभाषित है। तो मुझे लोक भाषा का वो गीत याद आ रहा है जिसमें है पुराना भित्ती गिरेला नया भित्ती उठेला। तो नई जो है वो, ये जो सोशल मीडिया की बॉल गिरेगी, ये भीति गिरेगी तो नई भित्ती आ जाएगी। तो मैं आशावादी हूँ इसको लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा छोटा भांजा है जो 11 साल का है, मुझे लगता है कि उन लोगों, उस पीढ़ी के विचार बहुत अलग हैं। वो अधिक समावेशी है, और जो समावेशी का अर्थ वो ये नहीं होता है कि जो हमारे अनुरूप है उसके प्रति समावेशी। समावेशी का अर्थ है जो हमसे एकदम विपरीत है उसके प्रति यदि हम समावेशी हैं तो हम समावेशी हैं, वरना तो सभी समावेशी हो सकता है। अगर हम एक विचार हों तो फिर समावेश की आवश्यकता क्या है? तो वो मुझे लगता है वो पीढ़ी ज़्यादा समावेशी होगी। एक विचार वाले लोग अगर एक साथ हैं तो वो संग्रहण है, वो समावेश कहाँ है? समावेश तो तभी होगा जब आप काला कह रहे हो, सामने वाला सफ़ेद कह रहा हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रे बन जाएं मिल करके। आप खुद आप काले रहिए, वो सफ़ेद रहे, पर एग्जिस्ट तो कीजिए आमने सामने। और मुझे एक चीज़ और लगती है, क्योंकि मैंने जब अपने इस चैनल की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, तो ये जो क्यूरेशन हो रहा है साहित्य कला जगत को लेकर के, जो मैं थोड़ा आग्रही हुई हूँ, वो पिछले कुछ वर्षों में हुई हूँ। लेकिन इसका नाम चरण मैंने इसलिए रखा था क्योंकि सिर्फ मंथन की बात नहीं है, बात उसकी भी है कि मंथन से क्या निकल कर आ रहा है। और ये जो समय है, मैं जैसे देख पाती हूँ इसको, कि ये जो समय है वो काली के विध्वंस वाला समय है। अभी हम विध्वंसक समय में उस मोड में माँ, और हम नवरात्र के दौरान ये बात कर रहे हैं, अभी जब माँ उस विध्वंस के मोड में है कि जितनी भी चीज़ें गलत हैं वो सब खत्म होंगी। तो गलत चीज़ें खत्म होंगी का मतलब गलत पहले ऊपर आएगा, तो अभी वो अपने उफान पर है चीज़ें भी। और जैसा आपने कहा कि सोच करके ही लगता है कि पता नहीं और क्या आने वाला है। नहीं, आप सही, जैसे आपने ही कहा कि मंथन, चर्निंग, तो जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कालकूट विष भी निकला था, बहुत सी चीज़ें निकली थी। और कोई भी मंथन होता है बिना घर्षण के नहीं होता, फ्रिक्शन होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी तो घर्षण मंथन होगा। तो इसमें एक और बात है कि कॉन्फ्लिक्ट के प्रति भी हमें समावेशी होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे घर में अगर 2 व्यक्ति का झगड़ा हो जाता है तो हम किसी को निकाल नहीं देते घर से, थोड़े दिनों बाद फिर से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन झगड़े से इतना डरना भी नहीं चाहिए। झगड़ा होता रहता है, उसके बाद में वापस मिलाप हो जाता है, फिर झगड़ा होता है। मुझे लगता है तो ऐसी दुनिया चलती है। अगर झगड़ा नहीं होता तो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के बीच में अगर झगड़ा नहीं होता तो वो परंपरा कैसे आगे बढ़ती? हाँ, मुझे यही हिरण्यकश्यपु को कैसे समझ में आता है एक और बात है कि कॉन्फ्लिक्ट के प्रति लोगों का, कोई झगड़े के प्रति लोगों का एकदम बहुत अजीब सा उनका एटीट्यूड है कि ये क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमेशा से होता आया, ये कोई नई चीज़ नहीं। हालांकि हमें ये याद जैसे जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्चुअल कोएग्जिस्टेंस, कि झगड़ के भी हम साथ रह सकें, तभी सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब कोई 2 व्यक्ति, कोई 2 समुदाय, कोई 2 जातियाँ, कोई 2
एक साथ हमेशा एक तेलवत धार अनुराग में नहीं रह सकते। आप हम अपने घर में ही देख सकते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, बहुत भाई बहन का झगड़ा हो जाता है। हम अपने आप से झगड़ जाते हैं। आज से 10 वर्ष पहले जो हम थे और 10 वर्ष बाद जो हम हैं, वो अपने आप से झगड़े की परिणति है। तो ये इससे डरना नहीं चाहिए और इससे घबराना भी नहीं चाहिए, ना इससे नफरत करनी चाहिए। अभी आपके साथ जो साहित्य गढ़ रहे हैं, उनके साथ आपका संवाद कैसा है, और कुछ ऐसे लोग जिनको आप ज़रूर रेकमेंड करें कि इनको तो ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए? बहुत विचित्र बात है कि अभी ये बड़ी विचित्र बात है। मैं आपको इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे अपनी पीढ़ी के बहुत से लोग मेरे मित्र थे। फिर क्योंकि साहित्य में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से आपकी ज़्यादा मित्रताएं होती हैं, मिलते भी थे वो लोग। विचित्र चीज़ हुई कि धीरे धीरे मुझे अधिकतर लेखकों ने ब्लॉक कर दिया या मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मैंने कम ही किया, उन्होंने ही किया, क्योंकि वही था उनमें कि समावेशी भावना नहीं थी। थोड़ा भी विपरीत विचार देखते हैं तो वो ये गलत आदमी है, टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग, और मुझे इसमें एक और बात है कि जो मुझे प्रेम मेरी पिछली पीढ़ियों से मिला या मेरे बहुत बाद के पीढ़ी से मिला, वो मुझे समकालीनों से उतना नहीं मिला। लेकिन ये सभी के साथ होता है। आप ऐसा कभी नहीं होता कि आपको आपकी पीढ़ी एक्सेप्ट करे। हाँ, एक्सेप्ट करे। ये हमेशा ही होता है। और हमारी चाह यही होती है कि पहले अपने घर में हम एक्सेप्टेंस पाले, बाहर की दुनिया तो हम लेकिन ऐसा होता नहीं। साहित्य में तो ये आपने देखा होगा, बिल्कुल नहीं होता। और इस मुंह से जितना जल्दी निकला जाए उतना ज्यादा। हाँ, अब तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत अच्छे, मेरी पीढ़ी में भी बहुत अच्छे और आप इसमें एक और चीज़ आप देखिए कि आप मेरी पीढ़ी के जितने भी साहित्यकारों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताएं समकालीन पीढ़ी में आपको कौन पसंद है, तो बहुत 99% संभावना है कि वो आपको कहें उन लेखकों के नाम ले जो मर चुके हैं। साहित्यकारों में एक अजीब सा ट्रेडिशन है कि आप जो जीवित लेखक हैं, यदि आप उनका नाम ले दें कि आप उन्हें पढ़ो, तो लेखक लोग घबराते, कहीं वो महान ना बन जाए, कहीं उस पर मतैक्य ना हो जाए कि वो अच्छा है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन मेरी पीढ़ी में भी बहुत, जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे साथ में जो एक किताब आई थी मोनिका कुमार की, आश्चर्यवत, काफ़ी अच्छी कवि हैं वो, जो मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी के सबसे अच्छे कुछ एक कवियों में हैं। अजीब बात है कि उन्होंने भी मुझे बाद में विचारों की विभिन्नताओं के कारण फिर उतनी उनसे बातचीत नहीं होती अभी, लेकिन वो बहुत अच्छी कवि हैं। मैं जो भी नए लेखक हैं जो हमारी जनरेशन की कविता को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उनके बारे में उनकी कविताएं पढ़नी चाहिए। उपन्यास मेरी पीढ़ी में अभी तक 2-1 लेखकों ने ही लिखे हैं, तो और वो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँगा कि वो पढ़ें। तो उपन्यास में मैं नहीं कह सकता। मेरी पहली वाली पीढ़ी ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। उदयन वाजपेयी, वो हालांकि मेरे से थोड़े पीछे हैं, वो नहीं ठीक है, पिछली पीढ़ी के हैं वो, लेकिन उनका उपन्यास है कयास। अभी अनामिका जी का उपन्यास आया है दूरदेश के परिंदे। गीतांजलि श्री का उपन्यास आया है सहसा। अलका सरावगी का उपन्यास आया है कलकत्ता कॉस्मो। और ऋषिकेश सुलभ जी का उपन्यास आया है झूठी गली, अभी उसे मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल। तो वो पीढ़ी जो है, जो मेरे से पहले वाली पीढ़ी, वो बहुत सक्रिय, बहुत उन्होंने लिखा है। मेरी वाली पीढ़ी में उपन्यास मुझे नहीं लगता कोई गंभीरता से लिख रहा है, या लिख भी रहा है तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन पिछली पीढ़ियों ने बहुत लिखा है। और कविताओं में मोनिका कुमार के कविताएं बहुत अच्छी हैं। मेरी पीढ़ी में मेरी पत्नी प्रियंका दुबे भी उपन्यास लिख रही है। बहुत देर से मैं
शांति से बैठी हूँ कि प्रियंका का नाम आप कहाँ लेके। हाँ, तो वो भी लिख रही है, उसकी कविताएं भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेते हुए इसलिए झिझक रहा हूँ क्योंकि अब अपने घर के लोगों का नाम मैं कैसे लूँ। पर दो साहित्यकारों का विवाह हुआ है, प्रेम विवाह हुआ है, तो लेना चाहिए। हाँ, मगर उसमें भी है, अभी मैंने उसका एक कुछ लिखते हुए एक फोटो लगा दिया था, तो किसी ने आके बहुत कटु टिप्पणी की कि आपसे इसी तरह के घटिया प्रचार की उम्मीद थी। तो ऐसा भी इसलिए मैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं थोड़ा सा पार्श्व में जा करके अपनी दादी नानियों की बात याद कर लेती हूँ कि कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहिए कि दृष्टि दोष लगता है। हाँ, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा था, पूरी दृष्टि से बचने के लिए। लेकिन कविताओं में मेरी पीढ़ी ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। जी। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए मुझे लगता है वो कविता तक अधिक सीमित हो गई, क्योंकि उपन्यास लिखने के लिए आपको बहुत समय, बहुत ज़्यादा अपने आप से संघर्ष, अपने आप से जो लड़ाई की आपने बात की वो आपको करनी पड़ती है, तो वो नहीं। एक कवयित्री है, संध्या यादव नाम है उनका, पर वो मृग तृष्णा नाम से कविताएं लिखती हैं। कौन से नाम? मृग तृष्णा। अच्छा। उनकी कम ही किताबें आई हैं, जनरली कविताओं की ही किताब आई है और मुझे वो बहुत पसंद है, तो कभी अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा उनको। बिल्कुल पढ़ूंगा मैं उन्हें। उनकी कविता का एक लाइन है जो कि मैं हर नवरात्र ज़रूर कोट करती रहती हूँ कि शिव के छाती पर रखे पाँव के इतिहास में सबसे कम व्याख्या है। और ये इतनी गहरी बात है, और ये आज का जो जेंडर डिस्कोर्स है, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉन्फ्लिक्ट का जो जेंडर डिस्कोर्स है, उसमें ये बात मुझे इतनी सटीक बैठती है। नहीं, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ और मैं पीढ़ी के पुराने नए सभी कुछ पढ़ता हूँ, तो हालांकि मैंने इन्हें नहीं पढ़ा है अभी, तो इन्हें भी मैं, ये भी सोशल मीडिया से ही टकराई। सोशल मीडिया के जितनी भी नकारात्मकता रही हो, उसकी सकारात्मक मेरे जीवन में तो ऐसा रहा है कि मुझे आप जैसे लेखक मिले, और मैं नहीं पढ़ पाती आपको, मैं नहीं जान पाती आपको अगर सोशल मीडिया नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि मैं असल में मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे, मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद मैं पहला लेखक था अपने, क्योंकि उसके हमारे पहले तो सोशल मीडिया उतनी थी नहीं, जो सोशल मीडिया से साहित्य की दुनिया में आया है। सबसे पहले आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं पत्रिकाओं में बहुत बाद में छपा। सबसे पहले अनुराग वस ने मुझे अपने ब्लॉग पे जो शब्द निकालते थे उस पे छापा, और वहाँ से मैं मतलब सोशल मीडिया से, अब मुझे लगता है मैं पहला लेखक हूँ हिंदी का जो पूरा जिस सोशल मीडिया को मैं श्रेय देता हूँ कि उससे मैं, या ब्लॉग, मेरे पहले लेखक जो हैं उनका वही था कि वो आप अपने भेजें और पत्रिकाओं में छपें। जब मैं सोशल मीडिया के द्वारा लोगों द्वारा स्वीकृत हो गया कि मैं कवि हूँ, उसके बाद मैं फिर पत्रिकाओं में छपा। तो ये आपने सही कहा कि सोशल मीडिया से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, और ख़ास तौर पे लेखकों के लिए हिंदी के बहुत चीज़ अच्छी हुई, क्योंकि पहले के हिंदी लेखकों की कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, उनके कोई बहुत अधिक कार्यक्रम नहीं होते जहाँ वे मिले। तो ये जो कैफ़े कल्चर जो होता था पहले, आपने पढ़ा होगा, वो भी ख़त्म हो गया। तो सोशल मीडिया एक तरह का कैफ़े टाइप का हो गया, जहाँ पे हम अपने जो दूर दराज में बैठा लेखक है, जो राजस्थान के किसी गांव में है, वो भी एक मेन स्ट्रीम से जुड़ सकता था। अंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और हम लोगों का बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। हाँ। ये संवाद मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट गई हो जो आप बोलना चाहें, जो कहना चाहें, या कोई संदेश जो अभी के इस पीढ़ी और आपके बाद की पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं उनको आप? हालांकि संदेश तो देते हुए मुझे डर लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा है कि तू कौन है भाई संदेश देने वाला। तो पर मुझे ये लगता है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए और कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए होता है, तो हमें सबका सुनना चाहिए। यही मेरा संदेश है। जो कबीर की पंक्ति है ना कि क्या है वो, चींटी के पग नेवर बाजत तो भी मालिक सुनता है। मतलब चींटी के, तो सबकी सुनना चाहिए, हमें सुनना ही
सबसे बड़ा संदेश है कि आप सुने, भले आप स्वीकार ना करें या करें, पर सुनना एक सबसे अच्छी चीज़ है। और बस यही है मेरा, अगर वो सुन रहे हो तो। अगर वो सुन रहे हो तो मुझे लगता है हमारे समय की, हमारे जीवन की जो पूरी जो संचित ऊर्जा, संचित पूंजी होती है, वो शायद श्रवण में ही है। क्योंकि अगर हम कुछ अपने यहाँ की कुछ परंपराओं को अगर देखें तो मान्यता यही है कि शिव के नाद से ही संसार की सृष्टि हुई। और शिव के नाद को आप न भी माने, आप किसी भी नाद को आप ले लें, किसी भी ध्वनि को ले लें, उस ध्वनि से ही हम बने। क्योंकि हमारे में और बाकी जीवों में शायद अंतर यही है कि हम बोल पाते हैं और इस तरीके से बात कर पाते हैं जिस तरीके से आज हमने यहाँ किया, आप अपने घर में करते हैं। और इसमें एक और बात है कि आपने देखा होगा, श्रावक को हम संत मानते हैं ना, श्राविका, श्रावक जो सुनने का काम करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु को भी श्रावक कहा गया, जो सुने। और अभी मैं दुर्गा सप्तशती मुझे ध्यान आ रही है इसी बात से। दो मूल अगर मैं देखूं दुर्गा सप्तशती का, के पहले आदि में आता है सप्तश्लोकी और अंत में आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उन दोनों में शिव ने पार्वती को और पार्वती ने शिव को कहा है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, शृणु देव हमेशा सुनने से शुरू होता है। सुनो, ध्यान से सुनो, और तब उसके बाद व्याख्या हुई है। हाँ, सुनना है। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपने सुनने पे एक लंबा शायद आख्यान था आपका। नहीं, मैं सुनने पे मेरा जोर है जी, क्योंकि मुझे लगता है सुनना ही जैनों में तो साधु को श्रावक ही कहा जाता है, जो सुने। हमारी परंपरा भी तो पहले प्रथम श्रुति की ही तो परंपरा थी। हाँ, श्रुति, ये भी आपने श्रुति, जो सुनना जी। और मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि आप अपनी परंपराओं को जानिए। मैं ये नहीं कह रही उसको एक्सेप्ट कर लीजिए जानने के बाद, पर जानिए ज़रूर और सुनिए, पढ़िए, गमिए, जानिए। सोशल मीडिया पर भी हैं तो थोड़ा सा रील्स के बियॉन्ड की जो दुनिया के बियॉन्ड की जो दुनिया है वहाँ ज़रूर जाइए। लंबे टेक्स्ट आजकल फेसबुक पर भी लोग लिखते हैं, लंबे टेक्स्टों को पढ़ने की आदत बनाइए, क्योंकि शायद वहाँ से पढ़ने की आदत और सुदृढ़ हो। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप शब्द विश्व के इस एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अंबर जी फेसबुक पर सक्रिय हैं, ट्विटर पे भी सक्रिय हैं? नहीं, इंस्टाग्राम पे हूँ, ट्विटर पे नहीं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जुड़ भी सकते हैं, ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये सुनना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है आज के समय की जो प्रतिध्वनियाँ हैं उनके लेखन में बहुत सशक्त तरीके से, सुदृढ़ तरीके से सामने आती हैं। इस सीज़न का समापन हम एक और पॉडकास्ट के साथ करेंगे, एक और संवाद के साथ करेंगे। इस पूरे श्रृंखला के पीछे जिनका विजन, जिनका विचार रहा, हम उनसे अगली एपिसोड में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।